को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर। चले इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज जो गेस्ट शामिल हैं उसमें अनीस अहमद खां हैं, ये अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रहे हैं। अनुपम अग्रवाल जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के। महेश पाल सिंह जी हैं, महेश पाल सिंह जी कवि हैं, शिक्षक हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं। सुरेंद्र पांडे हैं, संस्कार भारती के प्रांतीय महामंत्री हैं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, कंप्यूटर सेंटर के इंचार्ज हैं। और परमार्थ संस्थान के अध्यक्ष केशव पान साहब भी आज की हमारी इस डिबेट में, आज की इस बहस में शामिल है। कल से अनलॉक होना शुरू हो गया है। कल जो कोरोना कर्फ्यू चल रहा था उसका उसे धीरे धीरे कल से खोल रहे हैं। हालांकि जो रात्रि कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। इसके बावजूद कोरोना की वजह से जो जिंदगी है वो पटरी से बेपटरी हुई है। तमाम जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, कारीगर वर्ग के लोग हैं, उन्हें उनका रोजगार छिना है, उनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई है। जो दैनिक कमाने खाने वाले लोग हैं उनकी दिनचर्या भी, उनकी रोजी रोटी भी, उनके घर का जो बजट है वो भी प्रभावित हुआ है। और कहें तो ये कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस पर इस कोरोना के अत्याचार का असर न पड़ा हो। तो सरकार ने घोषणा की है कि कल सुबह कल कल 7 बजे तक बाजार खुलेगा और काफ़ी कुछ जो जिंदगी असामान्य से हो गई थी कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण, उसे पटरी पर लाने का प्रयास किया जाएगा। और इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर आई है उसने निश्चित रूप से जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। और तमाम हमारे प्रिय, तमाम हमारे नज़दीकी लोग और तमाम से वे लोग जिन्हें हम नहीं जानते तब भी हमारे बहुत करीब थे, वो हमसे इस कोरोना की वजह से उनका विछोह हुआ है, हमसे उनका अलगाव हुआ है। और यही कारण है कि इस कोरोना को हम लोग बड़ा, इस कोरोना की जो दूसरी लहर है उसका अत्याचार, उसका जो प्रभाव है बहुत नुकसानदायक रहा है। और ये ठीक है कि जो संक्रमण की जो रफ्तार है वो कम हो रही है और ये जो जरदोजी के कारखाने हैं वो बंद रहे हैं, नमकीन के कारखाने बंद रहे हैं, तमाम से ऐसी चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया है वो शिक्षा के क्षेत्र में इस कोरोना का असर पड़ा है। अभी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में फैसला नहीं हो पाया है। तो तमाम सी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हमने इसीलिए अलग अलग वर्ग के लोग जोड़े हैं आज की इस बहस में। और सब अपनी अपनी तरह से सारी स्थिति को सामने रखेंगे और अपने सुझाव इस बारे में देंगे कि किस तरह से जो जिंदगी पटरी से बेपटरी हुई है वो किस तरह से पटरी पर आएगी या किस तरह से आना शुरू होगा कल से, क्या क्या स्थितियां बनी हैं। खासतौर से जो शिक्षा का क्षेत्र है उसके बारे में हमने कहा कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो शिक्षा के क्षेत्र पर ही पड़ा है। तो सुरेंद्र पांडे आपसे ही शुरू करेंगे, ज़्यादा उनका आप लोग ही क्योंकि काफ़ी कुछ जानकारी है आपको अपने अपने क्षेत्र में। सुरेंद्र पांडे जी आपसे ही शुरू करेंगे कि जो शिक्षा का क्षेत्र है कोरोना ने उस पर सबसे ज़्यादा असर डाला है। ये जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जून तक परीक्षाओं के बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया है और तमाम कोचिंग सेंटर बंद हैं, तमाम कंप्यूटर जो सेंटर हैं वो बंद हैं, जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं वो भी 1.5-2 साल से पूरी तरह से बंद हैं। तो तमाम सी चीज़ें और स्कूल से लगे हुए जो व्यवसाय हैं वो भी प्रभावित कर रहे हैं, चाहे किताबों की दुकान वाले हों, चाहे टेम्पो टैक्सी वाले हों, चाहे और दूसरे छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग हों। वो सारे लोग इस पूरे व्यवसाय, इस शिक्षा पर जो असर पड़ा है कोरोना उसकी वजह से प्रभावित हैं।
तो सुरेंद्र पांडे जी, किस तरह से ये जो पटरी से बेपटरी हुई है गाड़ी, किस तरह से कोई पटरी पर आने की उम्मीद लग रही है, या अभी जो स्थितियां लग रही हैं, जो लोग बता रहे हैं कि BF3 आने वाली है, तो उससे लगता है कि अभी कुछ सामान्य स्थिति होने में भी और टाइम लगेगा, कुछ और स्थितियां खराब होंगी। क्या स्थिति लग रही है, आप लोगों का क्या आकलन है? इस बार पंकज जी, पहले तो आज का जो आपने विषय रखा वो बहुत अच्छा है कि जो दुखती हुई रग है समाज की, उस पर आपने चोट की है। वास्तव में जिंदगी बेपटरी पर हुई है, और दो विषय पे मैं अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले तो शिक्षा की अगर बात करूंगा, तो शिक्षा में जो छोटे विद्यालय हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उनके साथ जो स्टाफ जुड़ा था, बड़े विद्यालयों ने फीस भी कलेक्ट की है, वहां पे अभिभावकों ने फीस दी है, बच्चों की क्लासेस भी चली है, लेकिन कुछ छोटे विद्यालय थे वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और उनसे बच्चे बहुत ज्यादा जुड़े थे। यही हाल कोचिंग सेंटर्स का भी रहा है। कोचिंग सेंटर्स में तमाम बेरोजगार युवाओं को उनकी आजीविका का साधन था। बच्चों को क्लास देकर वो अपना धनोपार्जन करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। कोचिंग सेंटर्स बंद होने से उन पे एक बहुत प्रभाव पड़ा है। कंप्यूटर सेंटर्स में हमारे बहुत से साथी हैं जो बहुत परेशान हैं, और सभी की बात क्या करूं कि सब कुछ स्थितियां सामान्य होने के बाद मैंने 10 अप्रैल को एक भव्य सेंटर का निर्माण करा के उसका उद्घाटन किया, और 12 से ही एकदम से लॉकडाउन लग गया। कहीं से ये स्थिति का अंदाजा नहीं था, और एक साल के बाद इतनी विषम परिस्थितियों से निकलने के बाद जब स्थिति बहुत के साथ ये लगा था कि अब पटरी पर जीवन आएगा, तब दूसरी लहर और इतनी भयावह लहर आ गई, इतना डर अंदर से बैठ गया कि जीवन बचाना ही मुश्किल पड़ गया। बहुत से साथी हमारे हमें छोड़ के चले गए, बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर हो गई थी जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की। बहुत से हमारे साथी आज भी परेशान हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, और तीसरी लहर की संभावना से हम सभी लोग जूझ रहे हैं। अगर कहीं तीसरी लहर इससे और ज्यादा खतरनाक हुई तो जीवन बचाना कितना मुश्किल होगा कि एक तरफ रोजगार का सवाल है सभी के पास, ऐसा करोड़ों की संख्या में युवा है जो कुछ ना कुछ रोजगार करके अपना जीवन यापन कर रहा है, उस पर एक बहुत बड़ी चोट लगी। ये तो बात की शिक्षा के क्षेत्र। दूसरा सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं कला संस्कृति से जुड़ा हूं, जो सबसे ज्यादा एक क्षेत्र प्रभावित हुआ है वह कलाकारों का क्षेत्र है। क्योंकि कला की संस्था से जुड़े होने के कारण जो एक कलाकार है, चाहे वो बैंड में काम करने वाला हो, चाहे राष्ट्रीय मंचों पे अपनी कला का प्रदर्शन करने वाला हो, उसको बहुत बड़ी चोट लगी है, बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। कलाकार इतना स्वाभिमानी होता है कि वो जल्दी कोई भी सम्मान या कोई भी सहायता स्वीकार नहीं करता है। उसको कोई भी मदद हो तो वो सम्मान के साथ स्वीकार करना पसंद करता है। तमाम कलाकारों से प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी वेबिनार के माध्यम से जुड़े, तो इतना उन्हें वो अपनी पीड़ा कह भी नहीं पा रहे हैं, उन तक कैसे पहुंचे, और कितना ज्यादा नुकसान हुआ है कलाकारों का। एक जो छोटा कलाकार, चाहे वो शिक्षा मांगने वाला हो, वो भी एक कलाकार जुड़ी है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे उनका समय कट रहा है। तो शिक्षा और कला जगत के लिए ये बहुत ही भयावह स्थिति से हुआ है, ये लहर है। ईश्वर से ही ऐसी प्रार्थना करेंगे कि आगे ऐसी स्थितियां किसी के सामने ना आए। और यहाँ पर मैं परमार्थ जो संस्था है उसके आदरणीय साथ जी का बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो फरुखाबाद में काम किया है, आप जैसे अगर 10 लोग फरुखाबाद में हो या किसी भी जिले में हो, तो हमें लगता है कि ऐसी भयावह स्थिति से निश्चित ही हम लोग लड़ पाएंगे। इसके लिए मैं आप आज सामने साक्षात्कार आपसे हो रहा है तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी स्थिति भविष्य में ना आए। ईश्वर ही हम सब पर कृपा करें। अनीस अहमद खान साहब, आपके जो न्यायालय क्षेत्र है उसको भी काफी, उस पर भी काफी असर पड़ा है, क्या आपका आकलन क्या है, क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो एक बार हमला होने के बाद में कोई भी सरकारें होती हैं अपनी ताकत को बढ़ाती हैं। भाई माफ़ कीजिएगा, मैं किसी सरकार का नहीं बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। जनता जो है वो प्लान नहीं बनाती है, प्लान बनाती है सरकार। कि हमने जब फर्स्ट वेव में देख लिया कि फर्स्ट वेव में इस सस्ते आदमी परेशान हो गया था, पूरी दुनिया के अंदर बवाल मचा था, लेकिन और दुनिया के कंट्रीज ने अपने आप को संभाला अपने, और सेकंड वेव आने से पहले उन्होंने अपने कंट्रोल कर लिया। ये सरकार का काम था।
लेकिन हमारी यहाँ की सरकार क्या करती रही, हमारी यहाँ सरकार इन वेव्स में भी चुनाव लड़ा रही है। और चलो भाई, चुनाव होते होते वो प्रधानी चुनाव लड़ा, पिछली बार तो गांव के लोग इस वेव से बचे हुए थे कोरोना से, अब की गांव ये सब पहुंच गया। तो सवाल ये पैदा होता है, अब हमें देखिए, जनता तो कुछ नहीं कर सकती है, तो रोजी रोटी के लिए आप अगर करेंगे तो वो चली जाएगी, आप कारखाने खोलेंगे वो काम करने चली जाएगी, कारखाने बंद हैं तो वो क्या करे। अब सरकार को तो सोचना है कि हमने राय लेते हैं, बाहर मुल्कों से राय लेते हैं कि किस तरह किसको मारा जाए, कैसे कटाया जाए, सरकार कैसे गिराई जाए, सरकार कैसे, इस पे हमने ज़्यादा दिया, हमारी सरकार ने ध्यान दिया। हालांकि ये सरकार हमारी है, सबकी है। अब रही इसकी बात, अगर आप हम करते हैं कि कचहरी की बात आप कर रहे हैं, आप ये सोच के चलिए कि हमारे जाने कितने न्यायाधीश इस कोरोना के शिकार हो गए, हमारे जाने कितने वकील इस कोरोना के शिकार हो गए, और हम लोग भी, हम क्या सभी लोग अल्लाह बिस्मिल्लाह बनाए रहते हैं कि पता नहीं किसका कब नंबर आ जाए। तो ये सवाल ही पैदा होता है। अब कचहरी में हम लोग भी, जो जिनको तनख्वाहें मिलती हैं वो तो अपने ठीक है, उन्हें रिश्वत नहीं मिली, कम से कम तनख्वाह तो मिलती रहेगी, लेकिन जो हम लोग वकील लोग हैं, प्राइवेट डॉक्टर हैं, फलाने हैं, ये बेचारे सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, इनका कोई रास्ता ही नहीं है। जो लिटिगेंट है वो मारा मेरा बेचारा घूम रहा है, जिसको अर्जेंसी चाहिए थी रेमेडी की, वो भी बेचारा खामोश बैठा हुआ है। न्यायालय के अंदर ये पोजीशन है कि कोई काम ही नहीं हो रहा। हाँ, इधर की तरफ क्या है, इधर कलेक्ट्रेट खुली हुई है, हालांकि कलेक्ट्रेट में होता है कि वो सैनिटाइज करते रहते हैं सबको, कलेक्ट्रेट के अंदर सैनिटाइजेशन चलता रहता है। हमारे यहाँ जजी के अंदर इतना वो नहीं है, जिसकी वजह से हम तो एक बात ये मान के चलते हैं कि अब रही जनता की बात, जनता में अगर एक बात ये पैदा होती है कि आदमी के पास अगर पैसा नहीं है, हमारे पास 100 रुपये हैं, हमारा 150 रुपये में रोजी रोटी चलती थी, लेकिन हमारे पास अब 100 रुपये बचे हैं या 50 बचे हैं। अब वो 50 में जो अगर तेल लेने जा रहा है वो 200 रुपये का बिकने लगा है, अनाज लेने जा रहा है वो इतना, महंगाई आ गई। महंगाई को किसने पैदा किया? हम खाली मुंह से देशभक्ति में होना चाहिए, मुंह से ही वंदे मातरम, हम भारत माता की जैसे काम नहीं चलेगा। हमें ऐसे हालात में जब पूरी जान और माल सबकी खतरे में पड़ी हुई है, तो हमें बढ़ चढ़ हिस्सा लेना चाहिए, प्राइसेस को नहीं बढ़ाना चाहिए, ताकि अगर जनता के पास कम पैसा है तो उससे वो अपनी गुजर बसर तो कर सके, कम से कम। वो भी नहीं है वहाँ पर। अब आप खुद तो मार्केट में, आप सभी मार्केट के लोग हैं, सब हैं, इसमें ये हम नहीं कहते छोटे दुकानदार ये हैं, इसको ऊपर से ही सब क्राइसिस पैदा किया जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब भी वही बवाल बना हुआ है। सरकारें जो हैं, अभी इसमें बाबा रामदेव से बयान दिलवा दिया गया, डॉक्टरों ने मरवा दिया। पिछली बार किसने मरवाया था? वो मियाँ लोग कौन थे, वो टोपी वाले सब जो थे, जमात वालों ने मरवा दिया था। अब की इन्होंने देखा हम पे ना है, लिहाजा इन्होंने बाबा से बयान दिलवा के ये दिखा दिया सारे डॉक्टरों ने मार डाला। हम तो नहीं, सरकार को अपनी बात को मानना पड़ेगा, सरकार ने जो गलतियाँ की उसको देखना पड़ेगा। सरकार जनहित की है, जनता की सरकार है, हमारी सरकार है। हमारे बहुत से हमारे जो मिनिस्टर मर गए बेचारे, आप किस किस की बात करेंगे? तो इसलिए है, अच्छा क्राइसिस पड़ा हुआ है, सिलेंडर गायब है, ये गायब है, वो गायब है, इसके देखने वाला कौन है? हम तो नहीं कर सकते, हम करेंगे तो बवाल मचेगा, उठा के बंद कर दिए जाएंगे। सरकार को देखना था, किसी ने कुछ नहीं देखा। तो यहाँ पर ये समाधान सरकार को सोचना है, सरकार को ही सोचना है कि किस तरह से समाधान इसका निकलेगा जनता जी। अनुपम अग्रवाल, हाँ धन्यवाद भाई साहब। आज आपने जो विषय चुना है अपनी डिबेट के लिए, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। बहुत ही अच्छा विषय है आपका। मैं आज के विषय में कहना चाहता हूं व्यापारी वर्ग की ओर से कि व्यापारी वर्ग स्वावलंबी है, मेहनत करने वाला व्यक्ति है, और वो मेहनत करके ही अपने परिवार, अपने बच्चों और सारे समाज को पालता है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से उन व्यापारियों के लिए जो कोरोना काल में, असमय काल में समा गए और जिनके परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं बचा है, उन व्यापारी वालों के परिवारों को चिन्हित करके सरकार उनको आर्थिक मदद मुहैया कराए।
क्योंकि व्यापारी हमेशा स्वावलंबी रहा है और अपने मेहनत से ही अपना पूरा व्यापार, समाज और उसका जो भी रोजगार करने के लिए आते हैं उनको वह संभालता है, उनको रोजी रोटी देता है। इसलिए व्यापारी वर्ग तो हमेशा ही मजबूत रहा है, देश की तरक्की की है, देश का विकास किया है व्यापारियों ने ही। आप देख लीजिए जगह जगह जहां भी धर्मशालाएं हैं या जो भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं वह व्यापारी वर्ग द्वारा ही कराई गई हैं। इसलिए व्यापारी वर्ग तो हमेशा मान रहा है, व्यापारी वर्ग हमेशा मजबूत रहा है विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में भी। पिछले वर्ष भी व्यापारी वर्ग ने कोरोना काल में बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन उसके पश्चात जब मार्केट खुला तो उसने धीरे धीरे अपना व्यापार को फिर दोबारा संभाला। लेकिन दुर्भाग्यवश इस वर्ष फिर कोरोना काल आ गया। मैं आशा करता हूं कि हमारा समस्त व्यापारी वर्ग इस समस्या को अतिशीघ्र इसका समाधान करेगा और अपनी मेहनत करके अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने समाज सभी को पालेगा। मैं इस कोरोना काल के संबंध में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से एक निवेदन करता हूं कि इस समय वर्तमान परिस्थितियों में, जैसे कि हमारे देश में ये दूसरी लहर आई और इस दूसरी लहर में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही कम रही। कम से मतलब कि मरीज ज्यादा थे और हमारे पास उतनी उपलब्धता नहीं थी, चाहे वो ऑक्सीजन हो या दवाइयां हो, उनकी उपलब्धता कम रही। डॉक्टर्स की भी कमी रही। तो मैं इस कोरोना काल को देखते हुए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से ये निवेदन करता हूं कि वह मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाएं और हमारे देश के युवा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बनाएं, जो कि आने वाले समय में ऐसी स्थितियां दोबारा उत्पन्न ना हो सकें। हमारे यहाँ पिछले कायमगंज में पिछले 35 वर्ष पूर्व एक कंपनी में सूत मिल लगी थी। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से ये कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करता हूं, उनसे मांग रखता हूं कि इस सूत मिल में वह मेडिकल कॉलेज बना दें ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और इस मेडिकल से बच्चे आगे बढ़कर डॉक्टर बनेंगे तो आने वाले समय में ऐसी कोई बीमारी आती है तो उसका निराकरण हो सकेगा शीघ्र और सरकारी प्रॉपर्टी भी सही कामयाब हो जाए। धन्यवाद। अनुपम दूसरे राउंड बोलिए। हाँ महेश पालिए। आवाज नहीं आ रही मेरी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही शायद। चलिए ठीक है। इस पूरे काल में परमार्थ संस्थान ने भी बढ़ चढ़ करके भागीदारी की है, शहर के लोगों की मदद की है। आज संस्थान के अध्यक्ष केशव साहब भी इस बहस में शामिल हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं आई हैं इस पिछले 1 महीने में और आगे की उनकी क्या योजनाएं हैं, किस तरह के लोग, किस तरह से लोगों की मदद वो कर रहे हैं, किस तरह से आगे उनकी प्लानिंग है। यहीं से शुरू करें। बहुत ही सटीक और बहुत बढ़िया मुद्दा आपने उठाया है समय के हिसाब से। 003 डिसमिल जो हमारी परमार्थ संस्थान की आपने बात की, मुझे फर्रुखाबाद आने में देर हो गई, इसका मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं तो अप्रैल से फर्स्ट वीक से पहले दिन से ये काम में लग गया था दिल्ली में, क्योंकि जो हालत दिल्ली की फर्रुखाबाद से बहुत पहले ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अगर किसी के पास 1 लाख रुपए भी है तो वो सिलेंडर नहीं मिल सकता उसको। यहाँ हालत इतनी बुरी थी, सामने सामने दम तोड़ देते थे। सिलेंडर हमसे लेके जाते थे रात के 2 बजे और 3 बजे वो कहते थे हमारा वो ख़त्म हो गया। आप कमाल मानोगे कितनी बार देखा नहीं गया मुझसे, मेरी हालत ख़राब हो गई यहाँ दिल्ली में।
लेकिन तकलीफ इस बात की है, आज मैं 2 दिन से कुछ फेसबुक पे देख रहा था। मैं 12 तारीख को फरखाबाद गया हूँ सिलेंडर लेके। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पर इतनी 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 ज़्यादा बुरी हालत है कि ऑक्सीजन की वजह से लोग मरते चले जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, चाहे उसके सच पास है। कुछ भी है। यानी वो कितना बड़ा ताकतवर है। एक तरीके से असहाय हो गए थे सब लोग। मैं 12 तारीख को, आप कमाल मानोगे, 10 सिलेंडर मात्र लेके गया था कि मुझे लगता है फरुखाबाद में 10 सिलेंडर से ज़्यादा नहीं चाहिए। और मैं दूसरे दिन वापस आ गया दिल्ली, मैं 40 सिलेंडर और लेके गया यहाँ से। कि मतलब इतना बुरा हाल। और सच बताएं, हमने कुछ निर्णय लिए थे। हमने निर्णय लिए थे कि हम सक्षम लोगों को सिलेंडर नहीं देंगे, जो सक्षम है उन्हीं को देंगे, जो बिल्कुल असहाय हैं, जो पैसे से कहीं से जुगाड़ से ला नहीं सकते। हमारा तो ये प्लान था। लेकिन जब देखा कि बड़े बड़े धनाढ्य लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, ये घर में हालत खराब है, हमने तुरंत निर्णय बदला। हमने कहा जो जरूरतमंद है, चाहे वो कुछ भी है, कोई भी, हमें शक्ल नहीं देखना है गरीब अमीर से, लेकिन काम करना है। लेकिन तकलीफ भी बहुत हुई है। एक तो हमें तकलीफ ये हुई कि क्या हम 10 दिन पहले चले जाते, अगर हमें पता चलता। तो जो हमें सूचनाएं मिली हैं, मैं उससे 15 दिन पहले जा सकता था दिल्ली में, वो काम चलता रहता, लेकिन जा सकते थे, लेकिन नहीं जा पाए। वो तो जो होना था हो गया। लेकिन तकलीफ बहुत हुई। लेकिन तकलीफ एक बात की और भी है, क्या केशव भान यहाँ से जा सकते हैं, तो क्या फरुखाबाद के कोई नहीं इकट्ठे हो सकते? क्या फरुखाबाद में सोचने वाले नहीं हैं? बहुत है। क्यों हिम्मत नहीं की? बहुत तकलीफ है मुझे इस बात की। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सोचने का खेल है। बाकी तो आगे इतने मिल जाते हैं। आप बताइए, मैं अकेला गया फरुखाबाद और वहाँ 10 लोगों की ऐसी टीम मिली है, शेखर जी, हम जिंदगी में नहीं सोच सकते हैं कि वो हमारे साथी सिलेंडर कंधे पे लाद के उस घर के अंदर जा रहे हैं जिस घर में 5 मरीज कोरोना के। आदमी घर से नहीं निकल रहा है और हमारे साथी खुद अपने हाथ से रिंच से खोल के सिलेंडर उनके मुंह में लगा रहे हैं। यानी कितनी बड़ी रिस्क लेके काम कर रहे हैं। हमारे साथियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो करना था, हम तो सैल्यूट करते हैं अपने मित्रों को जिन्होंने वहां पर काम किया है। और भविष्य में ऐसे समझो, एक आवाज पे कोई भी फरुखाबाद का आदमी मुझे फोन करेगा तो मैं फरुखाबाद में मिलूंगा। मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे फरुखाबाद ने इतना दिया है, मैं दिल्ली जिंदगी काट दूं लेकिन फरुखाबाद का एहसान नहीं भूल सकता हूं। जो फरुखाबाद ने 3 बार हमें चुनाव जिताया है, फरुखाबाद ने जो इज्जत दी है, फरुखाबाद के लोगों ने जो इज्जत दी है। मैं दिल्ली में रहूं लेकिन मैं परमानेंट फरुखाबाद में रहता हूं, मेरा दिल्ली फरुखाबाद रहता है। लेकिन मुझे तकलीफ है, इतने इतने बड़े लोग। आप ये कमाल देखो, कंपिल से आदमी आता है सिलेंडर लेने। वो शमशाबाद, कमालगंज, कायमगंज, मोहम्मदाबाद, यार कोई कहीं है ही नहीं, कोई क्या। और एक और कमाल की बात, मैं ढूंढने निकला, पूरे फरुखाबाद जिले में एक भी संस्था का एक भी प्रस्ताव नहीं था कि आप मेरे घर से सिलेंडर ले जाइए। क्या बात है, ये कोई बात? सही कहा। प्रस्ताव होता, आज हमने आपके माध्यम से आपको बुला के कहा कि भाई अनाउंस कर दीजिए कि हम सतवाड़े में कोई भी आएगा हम उसको सिलेंडर देंगे, बिना सिक्योरिटी के। सिर्फ एक संभ्रांत आदमी हमें फोन कर दे कि भाई मैं इसको जानता हूं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन क्या ये इतनी इतनी बड़ी चीज थी? ये सिलेंडर इतनी बड़ी चीज थी? अरे कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन में आके निकल जाता, पूरे हिंदुस्तान से 150 सिलेंडर कहीं से तो इकट्ठा कर सकता था। लेकिन पता नहीं, दुर्भाग्य था जो इतने। अरे हमें सच बता दें, मुझे परसों पता चला कितने लोग 12 तारीख को चले गए, 10 तारीख को चले गए, और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से।
यस। हम रह कहाँ रहे हैं? हम क्या जंगल में रह रहे हैं? ये देखो, कहने की बात नहीं, लेकिन सच्चाई है। पूरा सिस्टम फेल है, हिंदुस्तान का पूरा सिस्टम फेल है। सही बिल्कुल कह रहे सही हैं। है। एक व्यक्ति समझदार अगर आज सच बता दे, आज जैसे जिलाधिकारी फरुखाबाद है, वो बहुत सीरियस काम कर रहे हैं। हमने उनसे मिले तो हमें बड़ा खुशी हुई, उनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन बिल्कुल। बाकी सिस्टम तो है ही नहीं। एक ऑक्सीजन जैसी चीज और कहाँ बरेली में मिल रही है, कानपुर में मिल रही है, तो फरुखाबाद नहीं आ सकती क्या? अरे कितने पैसे लगेंगे? सच बता दें, जो 8,000 का सिलेंडर था, मैंने 30,000 रुपए में दिल्ली में खरीदे और मैं लेके गया। क्या 30,000 की वैल्यू है यार? किसी की सांस जा रही है। 30,000 क्या 30 लाख वैल्यू नहीं उसके सामने। ये तो बात आपने ये बताई, लेकिन एक बात जो आपने मुद्दा रखा, थोड़ा सा 2 मिनट का और टाइम लेंगे, जो आपने मुद्दा रखा था लाचार, अब हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जो लोग आज इस वजह से बेरोजगार हो गए हैं, या उनके घर में रोटी नहीं है, या उनके घर में दिक्कत है, कुछ न कुछ तो करो। 2 4 5 अपने हाथ में ले लो, 5 आदमी की जिम्मेदारी ले लो कि भाई इनका हमें मदद करना है। ये काम तो नहीं करोगे तो बहुत ही अनर्थ होगा, बहुत गलत होगा। महेश जी। जी भाई, आज के इस डिबेट रखने के लिए मैं सबसे पहले अपने प्रिय भाई अनिल वर्मा शेखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद 2 शब्दों से देता हूं, क्योंकि मैं एक साहित्यकार हूं, कवि हूं, कि एक दिन बैठ जाएगा मन का बुलबुला, तुम सोचते ही रह जाओगे। एक दिन बैठ जाएगा मन का बुलबुला, तुम सोचते ही रह जाओगे। अमर हो जाएंगे दुनिया में वे बोल, जो तुम वाणी से कह जाओगे। मैं अभी जब सुन रहा था अपने प्रिय भाई केशव भान शाह जी को, मुझे वास्तव में लगा कि व्यक्तित्व हो, कर्तृत्व हो तो ऐसा हो। मैं आदरणीय केशव भान जी के कर्तृत्व को नमन करता हूँ, सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। सच माने में जो बात इन्होंने कही है, मेरे वो दिल में स्थान कर गई। मैं कुछ बताना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में, जैसे हमारे भाई सुरेंद्र पांडे जी ने शिक्षा के विषय में कहा था, और क्योंकि मैं भी एक इंटर कॉलेज का प्रवक्ता हूँ, मैं कहना चाहूंगा कि अभी जैसे एक प्रॉब्लम आ रही है लोगों के बीच में कहने की, कि शिक्षा के विषय में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है छात्रों का। बिल्कुल सच है, कहीं दोहराए नहीं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा निरस्त की गई, यहीं पर निरस्त करने में बहुत सारी कमेटीज का सुझाव लिए गए। हम सबके भी विचार बिंदु हमारे विभाग ने मांगे थे, हम लोगों ने दिए हैं। लेकिन सहमति इस बात पर बनी है, क्योंकि इस बार जो हमारा नया शिक्षा नीति आ रही है, उसमें बोर्ड, हाई स्कूल बोर्ड ही समाप्त हो रहा है। आगे जब भी काउंटिंग होगी तो हमारे इंटरमीडिएट के क्लासेस के मार्क्स गिने जाएंगे। अभी जैसे अभी तक क्या होता था, किसी भी कंपटीशन में हम जाते थे, किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई स्कूल के मार्क्स काउंट होते थे। बट नेक्स्ट में जितने भी एग्जाम्स होंगे, जो भी इंटरव्यूज होंगे, उनमें हाई स्कूल का कहीं कोई वो नहीं होगा। तो इसलिए अब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हाई स्कूल के साथ, क्योंकि जिंदगी सबसे बड़ी चीज है। अभी हमारे भाई केशव भान जी जो कह रहे थे कि 30,000 या 30 लाख माने नहीं रखते, जीवन बहुत बहुमूल्य है, ये बात सच है। तो हमारी सरकार ने या हमारे शिक्षाविदों ने जो अपना आकलन किया है, बोर्ड परीक्षा इसीलिए समाप्त की है कि बच्चों का जीवन सबसे बहुमूल्य है। इंटरमीडिएट का चूंकि काउंटिंग की जाएगी, तो इंटरमीडिएट परीक्षाएं संभावित हैं कि जुलाई के सेकेंड वीक में कराई जाएंगी, और वो होना भी चाहिए। यद्यपि मैं मानता हूँ कि बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उनकी नॉलेज इंक्रीज नहीं हो पा रही है। लेकिन वही समस्या है कि जब प्रकृति ने एक इतनी बड़ी आपदा हम सबके सामने दी है, तो उसको संभालने के लिए हमें पहले जरूरत है कि उसका बचाव क्या है। यदि हमारे यहाँ किसी भी विद्यालय में एक भी छात्र कहीं संक्रमित हो गया, तो उससे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक अपना कॉलेज भी चला रहा हूँ पांचाल घाट पर। सुरेंद्र जी ने जो बात कही अक्षरशः सत्य थी, कि अगर शिक्षा के विषय में सबसे बड़ा लॉस हुआ है, तो उन छोटे बच्चों के साथ साथ उन टीचरों का हुआ है, जो बेचारे इन प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, कोचिंग ट्यूशन कर रहे थे, वो बेरोजगार हो गए। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी के साथ हमारे भाई जो वकील साहब ने कही है, अनीस अहमद जी ने,
बिल्कुल सच है कि हमारे वकील लोग जो अपना पेशा कर रहे थे वो बंद हो गया। ये बात अलग है कि जो सरकारी जॉब में हैं उनको तनख्वाह मिल रही है, भले ही वो 3-3 महीने बाद मिल रही है, जो भी सही है। लेकिन ये बेचारे जो अपना अभी जैसे हमारे अनुपम जी ने बताया, व्यापारियों के सामने समस्या आई, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जब हम इस बात पर आते हैं कि सबसे बड़ा कीमती है हमारा जीवन, तो अगर वो सब हम रूटीन में रहेंगे तो फिर हमारे जीवन के लिए खतरा पैदा होगा। तो ये सरकार ने बड़ी सूझबूझ से काम किया है। अभी केशव भान जी ने जो कहा हमारे जिलाधिकारी के विषय में, मैंने भी उनको व्यक्तिगत रूप से यहाँ का कई बार संपर्क किया है कि उन्होंने अपनी बहुत अच्छी भूमिका अदा की है। सरकारें कोशिश कर रही हैं, अपना जो क्षमता है, मैं समझ रहा हूँ कि वो भी अपना प्रयास कर रही हैं। लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदा है, वैश्विक महामारी है, इसमें मुझे लगा कि सब कुछ फेल सा लग रहा है, क्योंकि वो समस्या बहुत बड़ी है और निदान में प्रयास हो रहा है। केशव भान जैसे लोगों ने इतना बड़ा सहयोग किया, विभिन्न लोगों ने प्रयास किया है, कंट्रोल भी हुआ है, तो ये एक प्रगति की बात है। अब मैं बच्चों की ओर जब देखता हूँ, जो शब्द हमारी पत्नी के लिखे हुए हैं फेसबुक पे, आपने देखे होंगे, मैं उन्हें पढ़ कर के याद दिलाता हूँ बच्चों के लिए कि आज इस कोरोना काल में स्थिति क्या हुई कि 34 छाए गमों के बादल, अब वो खुशियां चेहरों पर कब आएंगी। हमारी पत्नी अनुजा सोमवंशी शर्मा जी ने जब ये शब्द लिखे तो सच माने में मैंने पढ़े और मेरे दिल को छू गए। मैंने आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किया है उनको कि 34 छाए गमों के बादल, अब वो खुशियां चेहरों पर कब आएंगी, कैसे होगा मिलन ईद और होली का, अब बच्चों से पाठशाला कब मुस्कुराएगी। कब होगा ईद और होली का मिलन, बच्चों से पाठशाला कब मुस्कुराएगी। सच माने में ये एक बहुत बड़ा दर्द है हम सबके सामने, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के कर्णधार हैं। अभी पता लगा है कि तीसरी लहर आ रही है। आज खबर मिली कि महाराष्ट्र में 8,000 बच्चे संक्रमित हो गए हैं। सुन करके दिल दहल रहा है कि ये सब छोटे छोटे हमारे नन्हे मुन्ने जो हमारी बगिया है, इसके ये सुंदर पुष्प अगर कहीं झड़ने लगेंगे तो एक और भी दुखद होगा। देखिए, पहली लहर आई, मैं भी उसमें संक्रमित हुआ था और इसके बाद एक डिबेट में मैंने अपने मन की बात कही थी। तो अभी दूसरी लहर आई, जैसे पहले 60 इयर्स के एवं वालों का ज़्यादा था, अभी नौजवानों का हुआ है। अगली लहर में पता लग रहा है कि बच्चों के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगा कि बहुत ही खतरनाक है हम सब के लिए। हमारे जो नौनिहाल हैं उनके साथ कहीं कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन अब बस वही है कि हम कर क्या सकते हैं, उसमें हमें ज़रूरत यही है कि हम अधिक से अधिक सावधानी बरतें, कोशिश करें। अच्छा, जैसे बीच-बीच लॉकडाउन का लूजिंग हो रही है, अच्छी बात है, लोगों का रोज़गार भी चलता रहे, आवश्यकता की चीज़ें भी मिलती रहें। लेकिन फिर भी ये सरकार या किसी पर दोष न दे करके, मैं समझता हूँ हम सब व्यक्तिगत अपनी ये ज़िम्मेदारी समझें कि 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी, ये सारी चीज़ें हम खुद अपनाएँ। जब तक जन-जन जागरूक नहीं होगा, तब तक काम ठीक। चलने वाला। वकील साहब 1 मिनट में और कह लें कुछ, अगर कहना हो दूसरे राउंड। जी हाँ, हमें ये कहना है इसके अंदर है कि देखिए, ये जो परमार्थ वाले लोग जो हैं, मैं ये समझता हूँ जनता की जितनी सेवा की, दवाइयों की, दौड़ धूप की, अपनी जान खतरे में डालकर अगर करी है किसी ने, तो ये प्राइवेट संस्थान जो थे, जो सोशल वर्कर लोग थे, जय परमार वाले लोग हैं और सब हैं, ऐसे सब जगह हैं, पूरे हिंदुस्तान में सब लोग हैं, ये सब हैं। अब हमें ये सोचना चाहिए अगर थर्ड लहर आ रही है तो सरकार उसके लिए क्या तैयारी कर रही है। देखिए, करना क्या, हम तो नहीं बना सकते हैं ना। सरकार अगर चाहे तो सिलेंडर का फर्रुखाबाद के अंदर एक फैक्ट्री बना सकती है, ऑक्सीजन की फैक्ट्री। ये ऐसी सब चीजें बनाए ताकि हम थर्ड वेव को रोकने में, जाने बचाने में कामयाब हो सकें, और उसके लिए मेडिसिन वगैरह तैयार करें। ये सब चीजें हैं जी। इसमें एक पीड़ा कोरोना काल में जो सबसे बड़ी पीड़ा आई, क्योंकि सरकार बहुत कुछ काम करती है, लेकिन कुछ काम जनता का भी होता है, जो आदरणीय केशव प्रसाद जी ने आगे आकर किया। इतने जनप्रतिनिधि, इतने समाज सेवक, इतने धनाढ्य सब रहे और फर्रुखाबाद की पब्लिक चिंता ताकती रही कि शायद कोई एक खुशिया ऐसा निकल कर आएगा जो समाज सेवक बने हैं और आके समाज का दर्द बांटेगा, उस पर मरहम लगाएगा। उस समय मुझे महाभारत कालीन एक घटना याद आ रही थी। यदि कोई भी व्यक्ति एक झूठी दिलासा भी देता है तो वो डूबते को तिनके का सहारा बनता है। जिस समय द्रोणाचार्य जी के पास गाय नहीं थी और अश्वत्थामा
दुखती में अपने साथियों को हार जाता था, तो अश्वत्थामा की माँ ने, द्रोणाचार्य की पत्नी ने चावल पीसकर दूध पिला दिया था और वो जाकर कुश्ती जीत गया था। तो इस कोरोना काल में ऐसे भी मसीहाओं की आवश्यकता थी जो कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत मत हारो, चिंता की कोई बात नहीं है। और केवल इतना कोई कहने वाला होता तो हमें लगता कि हमारे तमाम साथी आज जीवित होते इस संसार में, क्योंकि सब चीज रहे थे, अंदर से समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा अरे सबसे तो बड़ी हुई है वो हमारे जैसे हमारे तमाम समाज के लोगों ने किया है, उन लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता ना होते हुए भी उसका स्टॉक घरों के अंदर कर लिया, जिसके कारण खाली सिलेंडरों की कमी हो गई। एक कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आई है, यही ये इंजेक्शन की कालाबाजारी में हुआ है। तो सरकार के साथ साथ हम सबको भी इसके लिए समझना पड़ेगा कि किसको किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है, तभी देश और प्रदेश की स्थिति और समाज की स्थिति खुशहाल हो पाएगी। भाई एक बात बताइए, बाबूजी बाबूजी एक बात बताइए, हमें जब ये पड़ोस के अंदर जो दूध बेच रहा है वो नकली बेच रहा है, हम शिकायत नहीं करते। हमें ये मालूम होना चाहिए कि कम से कम सिलेंडर कौन अपने यहाँ स्टॉक करे हुए, ताकि पुलिस को खबर करे, उसके छापा पड़वाए। ये भी हमारी ड्यूटी है। ये कालाबाजारी करने वालों के ऊपर जूता पैदार जब तक नहीं होगी, जनता को हक नहीं मिल पाएगा। सरकार भी हम दे सकती है, लेकिन आपको जनता को इस मामले में करना चाहिए कि जहाँ चौरा बाजारी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, वहां पर जाकर फौरन शिकायत करें डीएमएसपी से, ताकि वो लोग पकड़े जाएं। ठीक, अनुपम जी कुछ रह गया? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश वैश्य महासम्मेलन का जिला अध्यक्ष हूं और मेरी राष्ट्रीय टीम द्वारा मुझे 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हुए हैं। यह निःशुल्क सर्व समाज की सुविधा के लिए हैं। जिस किसी को भी अगर इमरजेंसी जरूरत हो तो कृपया वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने फरक्काबाद जिले के सभी जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि हमारे कंपिल क्षेत्र में एक सूत मिल जो कि 35 साल से लगभग बंद पड़ी हुई है, तो वह भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करें कि वह वहाँ एक मेडिकल कॉलेज बनाएं, ताकि लोगों का इससे स्वास्थ्य, बच्चे डॉक्टर बनेंगे आगे आने वाले समय में, जो विपरीत परिस्थितियां वो उनको दूर करेंगे। और मैं कंपिल इसलिए विशेष तौर पे रखना चाहता हूँ क्योंकि इससे 5 जिले मिल रहे हैं, एटा, काशीराम नगर, बदायूं, शाहजहांपुर और फरक्काबाद। 5 जिलों की सीमा लगी हुई है वहां से, तो ये 5 जिले लाभान्वित। अच्छी बात है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं आपके माध्यम से। धन्यवाद। ठीक, ये सब 1 मिनट में खत्म करिए, समापन। अब बीती ताय विसार दे, आगे की सुध हो। कम से कम अब ऐसी स्थिति ना आए, हमें सबको उठना है और एक दूसरे की मदद करने के लिए खुल के आना पड़ेगा। नहीं तो ये फिर अफसोस करते रहेंगे और होगा कुछ नहीं। बाकी आप लोगों के माध्यम से फिर मैं कहना चाहता हूं कि रात के 2 बजे भी अभी भी सब सिलेंडर और ये सब हमारे सतवाड़े में रखे हुए हैं। जिस समय भी हमारे 9 नंबर फेसबुक पे हैं, किसी को भी फोन करोगे वो उसी समय मिलेगा। और ज्यादा हो गया दिक्कत तो घर पहुंचाएगा। बेडशीट, मास्क, ग्लव्स, शू कवर्स, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, हर चीज का स्टॉक अभी भी है और जिसे चाहिए वो सबको कह सकता है। नंबर अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। पहले अनिल जी के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से सबको दे भी रखा, और इसके अलावा आगे भविष्य में भी फरक्काबाद में किसी आज के इस बुलेटिन की बहस में हम समापन करते हुए अपने उन तमाम लोगों को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं जो इस कोरोना की भेंट चढ़ गए, कोरोना की वजह से जिनकी मौत हुई है। हम सब उनको याद कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और इसी के साथ आज का ये बुलेटिन का ये विशेष एपिसोड यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। बहुत बहुत केशव जी।